नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं उत्तराखंड प्राइम और आपके साथ मैं हूं राजेंद्र देव। खबर पौड़ी से है। पौड़ी में कुणेथ स्कूल के प्रिंसिपल पर कार्रवाई की गई है। प्रिंसिपल को मुख्य शिक्षा अधिकारी ने सस्पेंड कर दिया है। नशे की हालत में स्कूल पहुंचे थे प्रिंसिपल साहब। पौड़ी में कुणेथ के राजकीय प्राइमरी स्कूल के प्रिंसिपल पर कार्रवाई की गई है। आरोप है कि प्रिंसिपल नशे की हालत में स्कूल पहुंचे थे और इसी को लेकर मुख्य शिक्षा अधिकारी ने उन्हें सस्पेंड कर दिया है। दरअसल एक वीडियो वायरल हुआ था और इसमें प्रिंसिपल नशे की हालत में स्कूल पहुंचे थे और नशे की हालत में ही वो बच्चों को पढ़ाने भी लगे थे। प्रिंसिपल को आप इन दो तस्वीरों के माध्यम से देख भी पा रहे हैं, आपकी स्क्रीन पर है। एक तरफ वो तस्वीर है जब प्रिंसिपल नशे में धुत होकर जमीन पर गिरे हुए नजर आ रहे हैं और वहीं वो नशे की हालत में ही क्लासरूम में पहुंचकर बच्चों को पढ़ा भी रहे हैं। और आप समझ सकते हैं ऐसे में कि पहाड़ में शिक्षकों ने शिक्षा को कैसे मजाक बनाकर रखा हुआ है। ये प्रिंसिपल साहब है, क्या आप यकीन करेंगे? नशे में धुत हैं, जमीन पर गिरे पड़े हैं। क्लासरूम में जरा शर्मनाक माहौल देखिए, नशे में धुत इस प्रिंसिपल का। आखिरकार जब ये सार्वजनिक हुआ सब कुछ तो फिर उसके बाद कार्रवाई की गई है। सस्पेंड किया गया है इन प्रिंसिपल साहब को। पौड़ी का ये सारा मामला है। कैसे मजाक बनाकर रखा हुआ है शिक्षा को, ये साफ पता चलता है इस वीडियो को देखकर। इनका नाम है श्री प्रदीप कुमार, प्रधानाध्यापक हैं राजकीय प्राथमिक विद्यालय कुणेथ विकास खंड थलीसैंण। तो इनके ऊपर चार्जेस बनते हैं प्रथम दृष्टया कि ये शराब के नशे में विद्यालय में पाए गए हैं, पठन पाठन बाधित किया है, आरटी एक्ट का उल्लंघन किया है, एमडीएम बाधित किया है, विद्यालय का जो शैक्षणिक वातावरण है वो खराब किया गया है। इसके तहत इनको तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है और उप शिक्षा अधिकारी थलीसैंण कार्यालय में इनको संबद्ध किया गया है। आपने देखा कि क्या कार्रवाई की गई है। यहाँ पर आपने सुना सारा बयान कि किस तरीके से कार्रवाई की गई है। सस्पेंड किया गया है इनको, इन प्रिंसिपल साहब को, जो कि नशे में धुत होकर स्कूल पहुंचे थे। ये राजकीय प्राथमिक विद्यालय का मामला है पौड़ी के। और देखिए आप जरा सा इनकी हरकत, नशे में धुत होकर ये बच्चों के साथ कैसे पेश आ रहे हैं, कैसे गिरे पड़े हैं, ये सब कुछ हम आपको दिखा रहे हैं। नशे में धुत प्रधानाध्यापक के ऊपर ये वीडियो वायरल होने के बाद अब कार्रवाई की गई है। शर्मनाक माहौल बना दिया इन प्रिंसिपल साहब ने। ये क्या शिक्षा देंगे बच्चों को? पौड़ी के राजकीय प्राथमिक विद्यालय के प्रिंसिपल की हालत है। अगली खबर देहरादून से है। सदन की कार्रवाई दोपहर 3 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। 4 बजे सदन में लेखानुदान पेश होगा। 21,000 करोड़ का लेखानुदान होगा और 3 दिनों तक विधानसभा सत्र चलेगा। अभी फिलहाल कार्रवाई दोपहर 3 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। 4 बजे लेखानुदान सदन में प्रस्तुत किया जाएगा 21,000 करोड़ रुपए का। और यह सत्र जो है ये 3 दिनों तक चलेगा। यह इस विधानसभा का पहला सत्र। आज शाम 4 बजे इसमें लेखानुदान प्रस्तुत किया जाएगा। अभी फिलहाल कार्रवाई दोपहर 3 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। बड़ी खबर देहरादून से। पंकज राणा इस वक्त हमारे सहयोगी सीधा जुड़ गए देहरादून से। हम उनसे जानेंगे कि क्यों कार्रवाई स्थगित की गई है। पंकज, हमारे दर्शकों को बताएं दोपहर 3 बजे तक, और जो लेखानुदान प्रस्तुत होना है 21,000 करोड़ का, इसका अर्थ क्या है? आने वाले दिनों में और कौन सी विधायी कार्रवाई होगी, विस्तार से हमारे दर्शकों को बताएं। बिल्कुल राजेंद्र, देखिए राज्यपाल का अभिभाषण 11 बजे शुरू हुआ था और तकरीबन सवा घंटे के करीब राज्यपाल का अभिभाषण चला है। और राज्यपाल के अभिभाषण के तुरंत बाद जो कार्यवाही होती है उसको 3 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। 1 बजे तक की कार्रवाई चलनी थी, लेकिन क्योंकि राज्यपाल का अभिभाषण हुआ था और उस पर अब 3 बजे के बाद चर्चा की जाएगी। 3 बजे विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी राज्यपाल के अभिभाषण को फिर से पढ़ेंगी और जो भी विधानसभा के सदस्य हैं उनके सामने रखेगी। उसके बाद उस पर चर्चा का प्रस्ताव रखा जाएगा
कि उस पर चर्चा कब की जानी है। और उसके बाद अभिभाषण के पढ़ने के बाद विधानसभा अध्यक्ष के, उसके बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी 21,000 करोड़ का जो लेखा अनुदान है वो पेश करेंगे। और उसके बाद कल संभवतः उस पर चर्चा की जाएगी। लेखा अनुदान इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि देखिए बजट सत्र ये होना था उत्तराखंड सरकार का, और बजट सत्र इसलिए नहीं हो पाया क्योंकि अभी नवनियुक्त सरकार का गठन हुआ है और 5वीं उत्तराखंड की सरकार बनी है। आगामी दिनों में सरकार को खर्चे के लिए क्या कुछ व्यवस्था करनी है इस लेखानुदान में वो लाई जानी है। हर मद के लिए इसमें बजट का प्रावधान किया जाएगा, हर विभाग के लिए इसमें बजट का प्रावधान किया जाएगा। कोविड के चलते स्वास्थ्य सेवाओं को किस तरह से बेहतर किया जाना है, सड़कों की जी माली हालत उत्तराखंड में बनी हुई है उसके लिए कितना अलग से बजट प्रावधान किया जाना है, शिक्षा के लिए कितना बजट का प्रावधान किया जा रहा है, ये सभी जो चीज़ें हैं ये अनुपूरक इस बजट में लेखानुदान में लाई जानी है। 4 महीने का ये लेखानुदान होगा और संभवतः माना जा रहा है कि जुलाई के मिड वीक में फिर से सेशन बुलाया जाएगा और उसमें आगामी दिनों के लिए फिर से जो अनुपूरक बजट है उसको पास किया जाएगा। फिलहाल अभी क्योंकि ये इसलिए भी महत्वपूर्ण था, सरकार का गठन हुआ है, 5वीं विधानसभा का गठन हुआ है और उस विधानसभा के गठन के तुरंत बाद सरकार को बजट सेशन बुलाना ही था, लेकिन वक्त की वजह से और सरकार के जो कामकाज दूसरे होने हैं उसकी वजह से सरकार ने फिलहाल लेखानुदान का प्रस्ताव रखा और लेखानुदान सरकार का आज विधानसभा के पटल पर रखा जाएगा और उसके बाद उस पर चर्चा की जाएगी। तमाम विकास कार्यों का एजेंडा लेखानुदान में तय किया जाएगा कि किस तरह से आगामी दिनों में सरकार को उत्तराखंड के विकास में काम करना है, क्या क्या चीज़ें किन मदों के लिए कितना बजट का प्रावधान किया जाना है, ये सब चीज़ें इसमें रखी जाएंगी। फिलहाल क्योंकि आज राज्यपाल का अभिभाषण हुआ है और राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में सरकार के आगामी रोड मैप की चर्चा की है। उन्होंने पिछले दौरान सरकार ने जो काम किए थे, चाहे कोविड के दौरान स्वास्थ्य सेवाओं का काम हो या फिर बच्चों को कुपोषण के माध्यम से बेहतर जो अन्न होता है उसके देने की बात हो, उसके अलावा खाद्यान्न वितरण योजना की बात हो, सड़क परिवहन विभाग के माध्यम से जो विकास कार्य काम हुए हैं उसकी बात हो, ये तमाम चीज़ें उनके बजट के आज अभिभाषण में रखी गई हैं। एक खास बात देखिए ये रही है कि जो आगामी 5 वर्ष का एजेंडा सरकार का होगा उन्हें किस तरह से सरकार को आगे करना होगा, कैसे सरकार उसको लेके जाएगी। तो राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में सरकार को ये भी निर्देशित किया है, सरकार को ये भी कहा है कि आगामी दिनों में खासकर शिक्षा, स्वास्थ्य और बेरोजगारी पर विशेष फोकस किया जाना चाहिए। सरकार इसके रोड मैप को बनाकर आगे काम करे ताकि राज्य का समुचित विकास हो सके। और राज्यपाल ने सभी विधानसभा सदस्यों से ये अपील भी की है कि वो पक्ष और विपक्ष को छोड़कर एक साथ जुटकर राज्य के विकास में योगदान करें ताकि हम राज्य को विकास के पथ पर आगे ले जा सके। तो ये आज का पूरा अभिभाषण आज का रहा है एक तरह से। और अब 3 बजे जब कार्रवाई शुरू होगी तो विधानसभा अध्यक्ष जो ऋतु खंडूरी बनी है उत्तराखंड की पहली महिला अध्यक्ष, वो अभिभाषण को फिर से विधानसभा के सदस्यों के माध्यम से पढ़ेंगी, उनको सबको पढ़ के सुनाएंगी। उसके बाद बजट, उसके बाद जो अनुपूरक बजट है वो सदन के पटल पर रखा जाएगा और उसके बाद ये भी कहा जा रहा है कि जो अभिभाषण हुआ है उस पर चर्चा की जाएगी। सभी जो सदस्य उत्तराखंड के नवनियुक्त हुए हैं उनसे अभिभाषण पर चर्चा की जाएगी, उनसे उनके मन के विचार लिए जाएंगे कि किस तरह से जो अभिभाषण हुआ है, जो बिंदु उसमें रखे गए हैं, उनके माध्यम से हम कैसे राज्य के विकास को आगे ले जा सकते हैं। ठीक है पंकज, आपने विस्तार से बहुत सारी जानकारियां दी। हमारे साथ आप बने रहिए, हम आपसे आगे भी बातचीत करेंगे, आपसे आगे भी जानकारियां प्राप्त करेंगे। विधानसभा सत्र की शुरुआत हो गई है और इस पर सीएम पुष्कर सिंह धामी से खास बातचीत की एबीपी गंगा संवाददाता विनोद कुमार ने। विधानसभा सत्र का आगाज हो चुका है, हमारे साथ में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हैं। सर, आज विधानसभा सत्र शुरू हो गया है, क्या कहें? नहीं, आज औपचारिक रूप से विधानसभा की जो सत्र के पहला दिन है शुरू हो गया है। आज लेखानुदान आज प्रस्तुत होना है और उसके बाद उससे पहले माननीय महामहिम राज्यपाल जी का अभिभाषण होना है और हम सभी को शुभकामनाएं देते हैं। हमारा संकल्प है, जो संकल्प हमने लिए हैं उन सारे संकल्पों को हम पूरा करेंगे और उत्तराखंड को हिंदुस्तान का श्रेष्ठ राज्य बनाने के लिए काम करेंगे। बिना नेता विपक्ष के आज कार्रवाई की जाएगी सत्र की, जो होगा किस तरह से आप सब मिला जुला के पक्ष विपक्ष चला लेंगे, सब अच्छा चला लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। विधानसभा सत्र की कार्रवाई प्रारंभ होने वाली है, लेकिन इस बार पहली बार ऐसा होने जा रहा है कि जो कार्रवाई होगी यानी नेता प्रतिपक्ष के बिना ही इस बार कांग्रेस अपने इस सदन में पहुंचने वाली है। अपने सहयोगी कैमरा पर्सन सोहन परमार के साथ विनोद कुमार, एबीपी गंगा, देहरादून। और एक और बड़ी खबर देहरादून से है। विधानसभा में धरने पर बैठ गई हैं अनुपमा रावत। जी हां, हरिद्वार ग्रामीण से विधायक हैं, विधानसभा में धरने पर बैठ गई हैं। बड़ी खबर देहरादून से इस वक्त हमारे पास धरने पर बैठी हैं। तस्वीरें देख लीजिए आप अनुपमा रावत की। एक आम महिला से पूछिए, बढ़ती जो महंगाई है उसके खिलाफ उनका ये प्रदर्शन देखिए आप। तेल और सिलेंडर की कीमतों का मुद्दा उठा रही हैं धरने पर बैठकर। पंकज इस वक्त हमारे साथ सीधा कनेक्ट है। पंकज, अनुपमा रावत क्या अकेली धरने पर बैठी थी वहां पे? क्योंकि जो तस्वीर है उसमें उनके हाथ में एक बड़ा सा बैनर है और आसपास कोई और कांग्रेसी विधायक नहीं है। और कितनी देर तक बैठी थी, उसके बाद उन्होंने मीडिया से क्या कोई बात की?
बिल्कुल देखिए राजेंद्र, महंगाई के विरोध में सदन के भीतर भी अनुपमा रावत एक रुपट्टा लेकर अंदर गई थी। उसमें साफ लिखा था कि पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, सरकार उन्हें कम करने में बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं ले रही है। इसी तरह से जो खाद्यान्न के दाम बढ़ रहे हैं उससे भी लोगों की आम जनता जो है वो त्रस्त है और काफ़ी दिक्कतें उन्हें हो रही हैं। वो एक रुपट्टा लेकर विधानसभा के अंदर पहुंची और जब राज्यपाल का अभिभाषण शुरू हुआ तो उन्होंने जोर से ये नारा दिया कि महंगाई बढ़ रही है, महंगाई कम कीजिए, महंगाई बढ़ रही है, महंगाई कम कीजिए। इस तरह का सदन के अंदर उन्होंने नारा दिया और उसके बाद वो सदन के बाहर भी आकर जो सदन में जाने का रास्ता है उसके गेट पर बैठ गई और वहीं पर उन्होंने सरकार के खिलाफ विरोध किया। वो अकेली थी, फिलहाल जो समर्थक के तौर पर उनके साथ जो राजेंद्र भंडारी हैं वो मौजूद थे। उन्होंने अकेले ही पूरी तरह से मोर्चा संभाल रखा था। एक तरफ उनके पिता जो हरीश रावत है वो मौन व्रत पर बैठे हैं। ग्रामीण जो हरिद्वार ग्रामीण में कल कुछ कार्यकर्ताओं के साथ पुलिस की जो नोकझोंक हुई थी उसके विरोध में, और यहाँ सदन के भीतर उनकी बेटी अनुपमा रावत जो हरिद्वार ग्रामीण से जीतकर अभी नई विधायक बनी है, उन्होंने यहाँ महंगाई के विरोध में धरना खोला है। तो ये तमाम चीज़ें इस ओर इशारे कर रही हैं कि देखिए अभी नेता सदन नहीं है कांग्रेस का, और नेता सदन ना होने की वजह से यही एकजुटता का एक पैमाना होता है। ये किस तरह से आप किस पैमाने के रूप में एकजुटता के साथ दिखाई देंगे और जिस तरह से एकजुटता नजर नहीं आई, क्योंकि महंगाई देखिए कांग्रेस के लिए इस समय बहुत बड़ा मुद्दा है। कल भी महिला मोर्चे ने एक महंगाई को लेकर विरोध किया था, लेकिन महिला के तौर पर अनुपमा रावत ने आवाज़ महंगाई को लेकर जरूर उठाई है, लेकिन एकजुटता उसमें नजर नहीं आई। वो अकेले ही आवाज़ को उठाती नजर आई हैं। दूसरे जो नेता थे कांग्रेस के वो उनके साथ नजर नहीं आए थे। हालांकि जब उनसे एक हम बातचीत कर रहे थे, बाइट उनकी कर रहे थे, तब जो राजेंद्र भंडारी हैं बद्रीनाथ से विधायक है वो उनके साथ जरूर खड़े थे, लेकिन दूसरे जो अन्य विधायक हैं वो इस बार नजर नहीं आए। देखिए एक दिलचस्प बात यह है कि इस बार जो संख्या है कांग्रेस की वो थोड़ी बढ़ गई है, 8 विधायक ज़्यादा हैं। तो ये जरूर था कि इस बार क्योंकि पहला ही सत्र है और पहले ही सत्र के दौरान नेता प्रतिपक्ष होते हैं, कांग्रेस का आक्रामक रूप नजर आता, तो सरकार को ये जरूर लग जाता कि इस बार जो विपक्ष का रवैया है, विपक्ष का जो रुख है वो बहुत कठिन होने वाला है, बहुत सरकार के खिलाफ होने वाला है। तो ये तमाम चीज़ें इस ओर इशारा करती। फिलहाल बिना नेता प्रतिपक्ष के खिलाफ के रूप में ये चीज़ें यहाँ हुई हैं। जी आज बिल्कुल ठीक है आपने, नेता प्रतिपक्ष के अभाव में ये सेशन शुरू हुआ है, इसलिए बहुत सारी चीज़ें बहुत रोचक दिखाई दे रही है वहाँ पर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारियों के लिए पंकज। तो कांग्रेस इस बार भी विपक्ष की भूमिका में है और इस बार भी कांग्रेस सदन के अंदर जनता की आवाज़ उठाने का काम करेगी। कांग्रेस का कहना है कि सदन के अंदर जनहित के मुद्दों को जोर शोर से उठाया जाएगा। बढ़ती महंगाई, करप्शन, पेट्रोल और डीजल के बढ़े दाम समेत ऐसे कई मुद्दे हैं जिसे लेकर सदन के अंदर हंगामा होने के पूरे आसार हैं। इस बार सदन में कांग्रेस विधायकों की संख्या पिछली बार से कहीं ज्यादा है, इसलिए हंगामा होने की पूरी आशंका है। मुक्ता से उठाना है, उन विषयों को कार्यस्थगन के माध्यम से हम उठाने का काम करते हैं। राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के बाद हम तमाम कांग्रेस के साथी बैठेंगे और कल और परसों किन विषयों को जो है सदन के अंदर प्रमुखता से उठाना है, उन विषयों को कार्यस्थगन के माध्यम से हम उठाने का काम करेंगे। कांग्रेस अभी तक नेता प्रतिपक्ष तय नहीं कर पाई है। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि नेता प्रतिपक्ष कौन होगा, इस पर अब फैसला हाईकमान को करना है। मुझे तो कोई अधिकार है नहीं कि मैं इस परिप्रेक्ष्य में कोई निर्णय ले सकूं। कल प्रभारी जी द्वारा कांग्रेस विधानमंडल दल की बैठक आहूत की गई और उस बैठक में ऑनलाइन रेजोल्यूशन जो है वो पारित किया गया कि राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी जी इस परिप्रेक्ष्य में निर्णय लेंगी। अब निर्णय जो है राष्ट्रीय अध्यक्षा जी को लेना है और मैं समझता हूँ कि वो शीघ्र ही जो है इस पर निर्णय लेने का काम करें। अब ऐसा सुना भी और कई बार महसूस भी हुआ है कि धैर्य का फल बहुत मीठा होता है, तो रुकिए, मीठा फल मिलने को है तैयार। और देखिए जो भी नेता प्रतिपक्ष बनेंगे और प्रदेश अध्यक्ष बनेंगे, हम सब जो हाईकमान का निर्णय उसका स्वागत भी करते हैं, उसका सम्मान भी करेंगे और उनका पूरा साथ निभाएंगे। विलम्ब नहीं, कांग्रेस में सब चीज़ सोच समझकर सबकी सहमति से चर्चा से उसके बाद होता है, तो उसमें समय लगता है। कांग्रेस विधायकों की प्रतिक्रिया आपने देखी। और इस वक्त एक बड़ी खबर देहरादून से हमारे पास है। मौन उपवास पर बैठे हैं पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत। हरिद्वार ग्रामीण क्षेत्र में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं पर प्रशासन की कार्रवाई का विरोध कर रहे हैं। प्रशासन पर उन्होंने बदले की भावना से कार्रवाई करने का आरोप भी लगाया है। मौन व्रत पर, मौन उपवास पर बैठ गए हैं हरिद्वार ग्रामीण क्षेत्र में पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत। जिस तरीके की घटनाएं हरिद्वार ग्रामीण में हो रही है उससे बहुत आक्रोशित और बहुत उद्वेलित है। लोगों को केवल इसलिए दंड दिया जा रहा है कि उन्होंने सत्तारूढ़ दल को वोट नहीं दिया। अधिकारी जिसमें पुलिस भी सम्मिलित है
उत्पीड़न का हिस्सा बनी रही है। मैं अपना आक्रोश और अपना उपवास दोनों समाप्त कर रहा हूँ। इस उम्मीद में कर रहा हूँ कि सत्तारूढ़ दल को कुछ सीख आएगी और उनकी समझ में आएगा कि आखिर जनता को प्रताड़ित करना लोकतंत्र को प्रताड़ित करना है। जय हिंद। धामी सरकार के मंत्रियों को अभी तक विभागों का बंटवारा ही नहीं हो पाया है और इस पर सांसद तीरथ रावत का कहना है कि मंत्रिमंडल के विभागों का बंटवारा इस वजह से नहीं हो पाया था क्योंकि यूपी और गोवा के शपथ ग्रहण में केंद्रीय आलाकमान व्यस्त था। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और पौड़ी गढ़वाल से सांसद तीरथ सिंह रावत जी हमारे साथ बातचीत की मौजूद है। सर, मंत्रिमंडल का गठन हो चुका है लेकिन विभागों का बंटवारा अभी तक नहीं हुआ। 23 मार्च को शपथ हुआ था, आज 29 मार्च हो गए हैं। सरकार बन गई, मंत्रिमंडल का विस्तार हो गया है, लेकिन विभागों का बंटवारा, उसका कारण है कि अभी उत्तर प्रदेश का भी शपथ हुआ, फिर अभी गोवा, तो उसमें भी दौड़ भाग रही मुख्यमंत्री की। मुझे लगता है कि बहुत जल्दी विभागों का भी बंटवारा हो जाएगा क्योंकि केंद्र से भी बातचीत करना और मुख्यमंत्री अपना ये सारी चीज़ें रहती हैं, तो मुझे लगता है कि बहुत जल्दी ये सब सामने आ जाएगा। कांग्रेस कह रही है कि अंतर विरोध है, जो कैबिनेट बनी है उसमें विरोध है अंतर, क्योंकि मंत्रालय सब बढ़िया चाहते हैं, यही वजह है कि अभी तक विभागों का बंटवारा नहीं हो चुका है। नहीं, अपने यहाँ कभी ऐसा नहीं होता है और स्वतः ही परस्पर बातचीत करते हुए और केंद्र अपने से और फिर उसके बाद मुख्यमंत्री, तो मुझे लगता है कि बहुत जल्दी हो जाएगा और कहीं ऐसा किसी प्रकार का मंत्रियों का अपने आपस में विभागों के बारे में कोई इच्छा रखना ऐसा नहीं है। ये रहता है, थोड़ा बहुत रहता है कि हर आदमी चाहता है कि हर मंत्री चाहता है कि मेरे हिसाब से है तो मैं अपने हिसाब से, लेकिन अपने यहाँ जो मिला उसमें वो लोग संतुष्ट होते हैं, फिर अपने विकास कार्य को गति देते हैं। पौड़ी से भाजपा विधायक राजकुमार पुरी ने कहा है कि उन्हें सुरक्षा कर्मी की कोई जरूरत नहीं। विधायक का कहना है कि पहाड़ में माहौल शांत रहता है, इसलिए सुरक्षा कर्मी की आवश्यकता ही नहीं। पहाड़ी क्षेत्र अपने आप में बहुत शांत और सुरक्षित हैं। यहाँ पर किसी तरह के गनर की आवश्यकता पड़ती नहीं है, लेकिन अमूमन देखा गया कि सभी विधायक लोग, मंत्री लोग सब लेते हैं। मेरे से भी इस बात आई कि भाई आप इसके लिए अप्लाई कर दो, तो मैंने इसमें इतना ही कहा कि अभी मुझे आवश्यकता नहीं है। अगर भविष्य में अगर आवश्यकता होती है, मुझे बाहर जाने के लिए गनर की आवश्यकता होगी, तो निश्चित रूप से ले लूँगा।